नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी कैपिटल में। तो आज हम लोग सीवीटी एमए हिंदी 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे यानी पीवाईक्यू 2024 एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करेंगे और देखेंगे कितने प्रश्न हम लोग आज के दिन करते हैं, उसके सोल्यूशन तक भी पहुँचेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, चूँकि आपने तैयारी अभी तुरंत शुरू की होगी या शुरू करने के विषय में सोच रहे होंगे, तो ये ज़रूरी है कि बिल्कुल आरंभ में ही आप 2024 वाले प्रश्नों को देख लें 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं, ताकि पढ़ते समय आपको समझ में आए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्लिक होना ज़रूरी है कि हाँ फला चीज़ मैं ये पढ़ रहा हूँ और ये तो पूछा गया था 2024 में। तो सेंस एक विकसित हो जाएगी, समझ विकसित हो जाएगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी आगामी सीवीटी की परीक्षा में। तो मेरे बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आप चूँकि मुझसे ही संवाद कर रहे हैं तो थोड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और इसके बाद सीधे बढ़ेंगे हम आगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सीवीटी में हिंदी 2024 के प्रश्न हैं, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। बहुत साधारण भी नहीं कहेंगे, बहुत निम्न स्तरीय प्रश्न के मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप काल विभाजन नामकरण जो कि पहला यूनिट है आपका, आपने पढ़ रखा हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके जवाब तक तो पहुँच गए होंगे कि क्या ऑप्शन सही है। लेकिन ये प्रश्न यह भी दिखाता है कि यूनिट 1 से इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि मिश्र बंधुओं ने विभाजन के भीतर यानी माध्यमिक काल के भीतर भी उन्होंने विभाजन कर रखा है, प्रौढ़ माध्यमिक वगैरह इस तरह से उन्होंने बांटा है। हम लोग आगे उसको देखेंगे। तो ये आपका ऑप्शन 1561 से 1680 विक्रम, ये ऑप्शन आपका सही है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़े से इसके हल की तरफ भी आगे बढ़ के देखते हैं। तो ये रहा आपका जवाब कि मिश्र बंधु काल विभाग कैसे हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक काल पहले तो उन्होंने 5 कैटेगरीज में बांटा है, यानी प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस कैटेगरीज को सब कैटेगरीज में बांटा है। आप देखेंगे थोड़ा सा डिफर है, यहाँ 1504 से 1623 है और आपके प्रश्न में क्या था 1561 से 1680, क्योंकि ये विक्रम संवत में आप जानते हैं शुक्ल जी की पूरी किताब में जो काल विभाजन है वह विक्रम संवत में है। हम लोग यहाँ चूँकि सन में देख रहे हैं, ईस्वी सन में, तो ये इसलिए थोड़ा सा 57 सालों का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान देंगे कि परीक्षा में शुक्ल जी से किताब से उठा के प्रश्न बनाया जाता है तो विक्रम संवत में ही आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1561 और से 1680 ये वास्तव में 1504 से 1623 ईस्वी है। तो एक तो 5 कैटेगरीज में इसका विभाजन, फिर उसकी अपनी सब कैटेगरीज हैं, यानी प्रारंभिक का पूर्व प्रारंभिक, उत्तरारंभिक, ठीक है, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, इस तरह से आप देखेंगे ये आपका काल विभाजन है मिश्र बंधुओं का। ऐसे ही शुक्ल का तमाम लोगों का काल विभाजन है अपना अपना। महत्वपूर्ण ये है कि काल विभाजन के साथ आपको ये सन जरूर याद होनी चाहिए कि किस कैटेगरी में क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। मैंने काल विभाजन तो आपको बताया ही, नामकरण से संबंधित देखिए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में नामकरण से संबंधित प्रश्न कि किसने क्या नाम दिया है। मैं जरा सा इसे इरेज कर देता हूं पहले। तो किसने क्या नाम दिया है, एक तरफ है नाम और दूसरी तरफ है उसके प्रस्तोता। तो देखें कि रीति काव्य, अलंकृत काल, अब यहाँ देखिए कला काल होना चाहिए, लेकिन अब एनटीए मतलब एनटीए शब्द से ही कई बार लोगों को हंसी छूट जाती है। तो काल अब लिख दिया है, मिस कॉल, फोन काल भी लिख सकते थे, इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अपने विवेक से कला काल होना चाहिए, आप सब जानते हैं। तो रीति काल, कला काल, अलंकृत काल और रीति काव्य, ये 4 नाम हैं और उसके प्रयोक्ता लिख दिया है। चलिए ठीक है, प्रस्तोता ठीक शब्द यहाँ अगर होता तो आप जानते हैं कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है,
रीतिकाल शुक्ल जी ने स्वयं इस शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं रीति काव्य। जॉर्ज ग्रियर्सन का भी अपना काल विभाजन है, वहां से शुरू होता है काल विभाजन, तो उस पर भी फोकस करिएगा जब भी पढ़िएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन को मत छोड़िएगा। ठीक है, जब जानते 11 जो है भागों में विभाजित करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो काफी लंबा है इनका। और अलंकृत काल, मिश्र बंधु, ये अलंकृत काल कहते हैं। तो ये तो खैर परीक्षा में हमने हल कर लिया पिछले साल के प्रश्न को। इससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो ये रहा रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता। अब देखें आप कि अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं, रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन, श्रृंगार काल कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एक विशेष बात यहाँ यह है कि जिस समय शुक्ल जी अपनी पुस्तक में रीतिकाल खत्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ उन्होंने नीचे लिख रखा है कि कोई चाहे तो इसे श्रृंगार काल भी कह सकता है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कह दिया है, ये अलग बात है। परीक्षा में तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही लगाएंगे, लेकिन अतिरिक्त जानकारी यह रखिए कि शुक्ल जी ने कह दिया है कि कोई चाहे तो उसे कह सकता है रीतिकाल को श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कह दिया है। फिर कला काल है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, और फिर अंधकार काल। त्रिलोचन को वो जो पूरी सामंती व्यवस्था है रीतिकाल की, उससे असंतुष्ट होकर के ये उसे अंधकार काल की संज्ञा देते हैं। लेकिन हालांकि ये आलोचनात्मक या हम कहें कि निंदा करने जैसा है, लेकिन परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसमें मुझे लगता है कि आप अगर बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ना जानते हो, पर बहुत संभव है सारे लोग जानते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, इतनी पंक्ति आई थी। तो तैसन जंपो वहट्ठा, अवहट्ट के विषय में, यानी आप यूँ समझ लें कि जो देसी भाषा होती है उसकी प्रशंसा में, जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी देहाती, अपनी लोकल लैंग्वेज, बस वही है। विद्यापति ने अपनी लोकल भाषा की विशेषता के लिए या उसकी प्रशंसा में यह बात, देसिल बैना सब जन मिठा, जो देसी वाणी होती है, ग्रामीण भाषा होती है, वो सब लोगों की प्यारी होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो अब इस तरह के भी साधारण स्तर के भी, बहुत साधारण स्तर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल साधारण स्तर के, तो यह भी हमें हल करना होता है, चूंकि इनका भी वेटेज वही है जो कठिन प्रश्नों का भी है। तो गद्य काल शुक्ल जी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आधुनिक काल में ही ये जो हमारी गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक तो बहुत पुराना है, उपन्यास, निबंध, ठीक है, सारी चीज़ें, कहानी वगैरह, ये आधुनिक काल में शुरू होती हैं। यानी गद्य की विधाएं, गद्य ही एक ढंग से आधुनिक काल में शुरू होता है, इसलिए आधुनिक काल को शुक्ल जी गद्य काल की संज्ञा देते हैं। अब देखिए, इतिहास हम लोग साहित्य का पढ़ रहे हैं, तो इतिहास लेखन भी जानना जरूरी है। अब ये इतिहास लेखन ऐसा नहीं हिंदी साहित्य का है, कहीं भी इतिहास लेखन के लिए जो जरूरी चीज़ है, जिसको कहते हैं जिस बेस पर इतिहास लिखा जाता है, शिलालेख है, ताम्रपत्र हैं, टेक्स्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? पुराने ज़माने के ताम्रपत्रों से मिलेंगे। सिक्के जो हैं वो जिसमें राजा का नाम उसमें खुदा होता है, राजा का नाम, और मतलब आप यूँ समझ लें कि उस समय का रिलीजन वगैरह सब कुछ अंकित होता है। तो सिक्के हुए, ताम्रपत्र, शिलालेख, ये सारी चीज़ें तो वैलिड लग रही हैं। ये संगत, ये बहुत अजीब सी बात हो गई संगत, तो संगत का कुछ यहाँ औचित्य नहीं है, इसलिए ध्यान देंगे कि संगत ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि बाकी तीन चीज़ें तो विकल्प में शामिल जो हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम लोग सिद्ध और नाथ साहित्य भी पढ़ते हैं। नाथ साहित्य पढ़ते हैं तो फिर नवनाथों का 84 सिद्धों का जिक्र होता है। तो नवनाथ कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बनता है। तो हम देखेंगे
कि राम कुमार वर्मा ने नवनाथ कौन कौन से माने हैं। ठीक है, आदि, रविनाथ, गोरखनाथ, रामनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। तो ये दोनों नाम तो आप किसी नाथों में इन दोनों का नाम आपने नहीं सुना होगा, रविनाथ और रामनाथ का। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन निकाल दीजिए, यानी ए, सी और ई। ए, सी और ई, ये ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, चूंकि राम कुमार वर्मा ने नाथ कौन कौन से इस विषय में तो अपनी बात कह दी, लेकिन और जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं वो नाथों की संख्या के विषय में, या नाथों की संख्या तो फिक्स है, नाम के विषय में क्या अपना मत रखते हैं यह जानना भी ज़रूरी है। तो जो राम कुमार वर्मा और आचार्य सरस्वती द्विवेदी के द्वारा नाम सुझाए गए हैं वह लगभग सर्वमान्य है। यानी आदिनाथ जिसे हम शिव के रूप में मानते हैं, पहले नाथ आदिनाथ शिव के रूप में मानते हैं। मत्स्येंद्रनाथ को सिद्धों में भी रखा जाता है, 84 सिद्धों में। तो फिर ये कहा जाता है गोरखनाथ से शुरू होता है नाथ संप्रदाय। तो ये बाकी ऊपर के आगे के दो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। फिर चरपटनाथ, गहिणीनाथ, जलेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरि नाथ, इनकी तो पूरी लंबी कथा है राजा भर्तृहरि की, और लोक में बहुत प्रसिद्ध कथा है। फिर गोपीनाथ। तो ये हमारे 9 नाथ हो गए जो कि सर्वमान्य हैं। इसके अलावा जो है राहुल सांकृत्यायन ने भी अपने 9 नाथों का जिक्र किया है। 9 नाथों का राहुल सांकृत्यायन ने, ये बहुत लोग नहीं मानते हैं अब, लेकिन चूंकि राहुल सांकृत्यायन का नाम ही अगर किसी चीज़ में आ जा रहा है, हमारे आदिकाल से संबंधित ज्ञान में अगर राहुल सांकृत्यायन का नाम जुड़ जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है वो फैक्ट। तो इसलिए ध्यान देंगे, नागार्जुन, जड़मत, हरिश्चंद्र, ये कुछ नाम राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया है। तो हम लोग भी देख करके आए हैं कि कलाकाल तो रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। तो यह बात तो सीधे सीधे गलत हो गई। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो यह बात हम लोग अभी देख के आए हैं कि सही बात है ये। तो अब एक बात सही है और दूसरी बात गलत है, यानी ए जो है आपका जो है वो असत्य है और आर आपका सत्य है। तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। ए सत्य है परंतु आर असत्य नहीं है, तो ए सत्य तो नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जा रहा है। और चौथा कह रहा है ए असत्य नहीं है, तो असत्य है। तो यानी ये जो है प्रश्न का ठीक ठिकाने का उत्तर यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे हम। असर्शन रीजन का ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है परीक्षा में। अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद, इस किताब को कहा जा रहा है कि श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। तो अगर आप इस किताब के बारे में, उसके संपादक के बारे में जानते हैं तो आप कर ले जाएंगे, तो सही बात है। एक नाविक यात्री दस्तावेज के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो दोनों बातें सही हैं, अपने अपने में दोनों बातें सही है। लेकिन अब ये कह रहा है कि दोनों की व्याख्या है, तो इसमें आपस में देखिए कोई संबंध नहीं है। ए स्वतंत्र है, आर स्वतंत्र है, तो यानी दोनों चीज़ें सही तो हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। फिर देखिए इस प्रश्न पे पिछली बार विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हुए थे, यहां से भी हम कुछ सीख ले सकते हैं। प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं। अब ये बात थोड़ा सा अस्पष्ट हो जा रही थी जब 2024 में प्रश्न आया था इसी बार, तो थोड़ी सी अस्पष्ट बात हो जा रही थी कि नए कहानीकार हैं। नया कहानीकार एक अलग
पूरा अलग स्कूल है नए कहानीकारों का। तो ये थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज हुए थे, और हालांकि एनटीए ने तो यही माना कि ये कथन सही है, क्योंकि वो प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार, इसके संदर्भ, इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही थी पेपर में। लेकिन बच्चों ने जो कि वो सही भी हैं, अगर नए कहानीकार इस तरह से प्रश्न थोड़े से कन्फ्यूजिंग लाइन देने का पेपर में कोई मतलब नहीं। आप ज्ञान इससे थोड़ी ना आप जज कर पा रहे हैं, आप तो खुद कन्फ्यूज हैं कि स्टेटमेंट में आपने कैसा स्टेटमेंट दे रखा है। इसलिए ये बात सही है, और स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक हैं। तो दोनों बातें सही हैं, यानी कथन ए फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इसको पहले इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब खुमाण रासों की भाषा, ठीक है, खुमाण रासों की भाषा। अब ये यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को इसलिए हो रही थी क्योंकि राजस्थानी और डिंगल दोनों में थोड़े कन्फ्यूज थे वो, कि राजस्थानी किसे कहा जाए, डिंगल किसे कहा जाए। तो आप याद करिए, इस तरह की कन्फ्यूजन के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना कॉमन सेंस थोड़ा सा हट के भी लगाया करिए। आपको पता हो कि शुक्ल जी ने हमारे आदिकाल में जो एक देश भाषा का चैप्टर अलग से बनाया है, उसमें खुमाण रासों को पहले नंबर पे रखते हैं देश भाषा में। तो जब देश भाषा की बात आएगी तो फिर राजस्थानी यहाँ से, हालांकि उन्होंने इसकी भाषा नहीं बताई है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन होगा राजस्थानी क्यों होगा, मैं आपको भी थोड़ा सा और स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, राजस्थानी और डिंगल में जो छात्र इस बार कंफ्यूज हुए थे थोड़े से, देखिए शुक्ल जी ने खुमाण रासों की भाषा के बारे में नहीं बताया कि कौन सी भाषा, उसके बारे में कोई बात नहीं कही है, लेकिन उसे देश भाषा शीर्षक, आदिकाल जो आपका है उसमें देश भाषा शीर्षक की जो कुछ कृतियां हैं, 4 तो उन्होंने अपभ्रंश में रख दी हैं, बाकी देश भाषा में रखी हैं। उसमें बीसल उसके भीतर रखते हैं जिसमें बीसल देव की भाषा भी बीसल देव रासों को भी रखा है उन्होंने इसी शीर्षक में, यानी देश भाषा के भीतर, और बीसल देव रासों की भाषा भी राजस्थानी है। तो एक ये फैक्ट हो गया। दूसरी बात कि डिंगल और राजस्थानी में फ़र्क कैसे किया जाए, ऐसे कन्फ्यूजिंग है तो दोनों भाषा में क्या अंतर है। अब देखिए शुक्ल जी क्या अंतर बताते हैं कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ये बात ध्यान दीजिएगा, डिंगल और राजस्थानी में क्या फ़र्क है। जो डिंगल है, डिंगल पिंगल बहुत बार आपने सुना होगा। डिंगल के लिए ज़रूरी है कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी तो सिर्फ लोक भाषा हो जाएगी, और डिंगल में तो पुरानी जो कवि परंपरा है उसकी रूढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं डिंगल और पिंगल में जो अंतर है, रसों का भी थोड़ा आप देखेंगे। डिंगल में युद्ध वर्णन आपको केंद्र में मिलेगा, डिंगल में राजस्थानी जो भाषा है उसका बहुत ज़्यादा टच है, और जो पिंगल है वो ब्रज भाषा के नज़दीक है, वहाँ आपको प्रेम की भी कविताएं, श्रृंगार की कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों उस दौर में एक बड़ा फ़र्क था डिंगल और पिंगल का। लेकिन जो डिंगल है वो राजस्थानी से कैसे अलग है, राजस्थानी में जब हम अपभ्रंश यानी पुरानी काव्य रूढ़ियाँ जोड़ते हैं तो वो डिंगल का रूप ले लेती है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक आपको एक स्पष्टता हुई होगी डिंगल में और राजस्थानी में। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए कि 2022 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, नकटोरा। ठीक है, 2022 में उपन्यास प्रकाशित हुआ। चूंकि दृष्टि गोविंद पांडे इन सारी पुस्तकों से बच्चे तैयारी कर रहे थे, उसमें इस उपन्यास का जिक्र था नहीं, नकटोरा का। तो बच्चों ने यहाँ प्रश्न गलत कर दिया। इसलिए ज़रूरी है कि अपने समय में, मान लीजिए 2024 में ही कोई बहुत चर्चित किताब प्रकाशित हो जाए, किसी किताब को साहित्य अकादमी मिल जाए और प्रश्न में उसे पूछ ले, और वो तो आपकी फैक्ट किताब में रहेगा नहीं, तो आप गलत ना करें। जो अपने समय में जो किताबें निकल रही हैं उस पर भी नज़र रखिए। तो नकटोरा किसकी है? चित्रा मुद्गल की किताब है। 2022 में ये जो उपन्यास आया था चित्रा मुद्गल का। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सूचना, चूँकि तैयारी हम लोगों ने, स्टडी कैपिटल ने अपना CVT में हिंदी का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं।
तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो इस तरह के प्रश्न हैं या जो किताबें ज़रूरी हैं वो सारी जिम्मेदारी मुझ पर रहे, आपको सिर्फ मेहनत करनी रहे, तो अगर आप बेफिक्र होना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो लाइव क्लासेस होंगी, बिल्कुल हम और आप एक साथ ऑनलाइन पटलों से जुड़े रहेंगे। कक्षा में आपको कोई डाउट होता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल, जाहिर सी बात है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उस पर आपका अधिकार है, और जो अन्य ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ आप पढ़ेंगे नहीं, PYQ भी सॉल्व करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, जिससे हम देखें कि कितने चीज़ें हम लोग समझ पा रहे हैं। फिर फ्री टेस्ट सीरीज़ आपको दी जाएगी, कोई चार्ज इसका नहीं लिया जाएगा, और स्पेशल गाइडेंस तो मैं आपके साथ रहूँगा ही, इस पर कोई बात करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग जो भी PYQ सॉल्व कर रहे थे, और उसके साथ आपको ये बैच की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, चूँकि अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, अभी से अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी। BHU, DU, JNU जहाँ हम जाना चाहते हैं, हम अपना लक्ष्य खुद निर्धारित कर सकते हैं। कोर्स की प्राइस तो 4,999 ये उसका एक्चुअल जो मूल्य है वह है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं ये कोर्स तो आपको 3,999 इतने रुपए में आपको ये पड़ेगा। और आप बहुत कम कीमत है इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कोर्स अगर सर्च करके अन्य बड़े जो संस्थान हैं उनके जाकर के कोर्स आप देखें तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इस कोर्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और हम लोग अपनी तैयारी को साकार करेंगे। तो इस कोर्स के बारे में बताने के बाद सीधे हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रेत समाधि किस विधा की कृति है? तो इस प्रश्न को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाले ही जानते हो, हिंदी की तैयारी करने वाले। बहुत बेसिक सा प्रश्न था, GS और करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ। तो ये किस विधा की है? अब जानते हैं, उपन्यास है। किसका उपन्यास है, कब दिया गया, क्या पुरस्कार दिया गया? देखिए, ये जो रेत समाधि है, दरअसल ये गीतांजलि श्री का उपन्यास था, रेत समाधि। इसका ट्रांसलेशन हुआ टॉम ऑफ सैंड के नाम से। ठीक है, टॉम ऑफ सैंड किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि का अनुवाद इन्होंने किया था, डेजी रॉकवेल ने। और ये जो अनुवाद है इस पर मिला है बुकर प्राइज। ध्यान देंगे आप, अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ था उस पर मिला था रेत समाधि को, यानी टॉम ऑफ सैंड को जो है बुकर प्राइज। तो बहुत बड़ी बात है। और अनुवाद, ये जो अनुवाद वाली किताब थी उस पर मिला था, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया था और पूछ भी लिया गया था। देखें कि जो हमारे CUT सिलेबस में अन्य गद्य विधाएं हैं वहाँ से भी प्रश्न बनता है परीक्षा में। आत्मकथा, संस्मरण, इस तरह से जीवनी यात्रा साहित्य, तो वहाँ से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न उसी जैसा ये यहाँ दिया गया है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये बाबू राधाकृष्ण दास इनकी कृति है, 1904 की। कलम का सिपाही अमृत राय ने 1962 में, फिर कमलेश्वर मेरे हम सफ़र गायत्री कमलेश्वर 2005, और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा 1969। तो ये प्रकाशन वर्ष के साथ जो महत्वपूर्ण लोग हैं या महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जो कुछ लिखा गया है वो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 है कि कुछ हमारे कृतिकार हैं और उनकी कृतियां हैं। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलते हैं। तब जानते हैं महादेवी वर्मा की बहुत प्रसिद्ध कृति है मेरा परिवार। मैं इसे अगर ज़रा सा, हाँ, मेरा परिवार। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, कृष्णा सोबती आप जानते हैं हम हशमत, बहुत महत्वपूर्ण कृति है। डॉक्टर नगेंद्र की चेतना के बिंब और माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव। अब ये जो ऑप्शन आपका सही है जहाँ भी है वो आपका सही टिक हो जाएगा। तो A का सेकंड है, उसके बाद B का फोर्थ, तो इस हिसाब से C का फर्स्ट और D का थर्ड, ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी कृति है? तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग जानते ही हैं, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। अच्छा, 1899 की कृति है,
ये भी बात याद रखिए। और जो है इस कृति का एक और नाम था देवबाला। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात से वाकिफ होंगे। देवबाला इसका दूसरा नाम था। और इसके विषय में एक बात और, किसे मुहावरों की पाठ्य पुस्तक यानी ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों के अनमेल विवाह इसके केंद्र में है, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ये इतनी बातें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सीधे अगली कृति पर। नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, ये एक कथन है। फिर हमीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है, यानी दो कथन आपको दिए गए हैं। राइटर्स दोनों में एक ही राइटर्स पर विचार किया जा रहा है, दोनों में एक ही राइटर हैं, गंगा प्रसाद गुप्त। अब देखिए, गंगा प्रसाद गुप्त बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं रहते हैं, लेकिन सीवीटी ने इनसे उठा के प्रश्न बनाया आपसे। तो नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास लिखते भी थे गंगा प्रसाद गुप्त, तो यह बात तो सही हो गई। फिर हमीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हमीर जो हैं वो एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं हमारे इतिहास में, हमीर देव। ठीक है, रणथंभौर के राजा थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? हमीर देव की, जिनके ऊपर इन्होंने ये उपन्यास लिखा। ठीक है, ध्यान देंगे 1282 से 1301 ये हमीर देव का काल था। अब बताइए, हमीर देव के ऊपर लिखा गया है, 1282 से 1301 इनका काल है, तो ये क्या सामाजिक उपन्यास रहेगा? नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है ये ऐतिहासिक उपन्यास रहेगा। तो इस हिसाब से ये कथन आपका गलत हो जाता है। अच्छा, हमीर देव, आपने एक कृति का नाम सुना होगा, हमीर रासो। रासो ग्रंथों में हमीर देव के ऊपर एक कृति भी है, हमीर रासो। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। किसकी कृति थी? जोधराज की। राइटर थे हमीर रासो के जोधराज, और बहुत आधुनिक समय के 19वीं शती की ये कृति बताई जाती है। 1800 के बाद यानी 19वीं शती में यह कृति लिखी गई है। तो ये कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूँ, हमीर ऐतिहासिक पात्र भी हैं और इनके ऊपर लिखा गया उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है गंगा प्रसाद गुप्त का। यानी ए ऑप्शन आपका सही है और आर ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ेंगे हम। बादल की मृत्यु, परिव्राजक की प्रजा, गुल की बन्नो और काठ का सपना। वही प्रक्रिया सेम है, राइटर्स का नाम एक तरफ कृतियों का नाम। तो हम लोग देखेंगे, सबको पता है काठ का सपना है मुक्तिबोध की। ठीक है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा और परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी। अब जानते हैं परिव्राजक का अर्थ क्या होता है? परिव्राजक दरअसल सन्यासी को कहते हैं। तो परिव्राजक की प्रजा ये दरअसल एक आत्मकथात्मक हम निबंध कहेंगे इसको तो ज़्यादा उचित होगा। ये शांति प्रिय द्विवेदी की महत्वपूर्ण कृति है, परिव्राजक की प्रजा। आगे बढ़ेंगे हम। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं, ये कथन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। अब इसका चित्रण निर्मला और सेवा सदन में करते हैं, कितनी गलत बात है। मतलब एक बात तो आप सही कह रहे हैं, दूसरी बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कृषक जीवन पर कहाँ आधारित है निर्मला और सेवा सदन, उसके तो अपने विषय वस्तु अलग हैं। तो इसलिए ध्यान देंगे कि कथन 1 सही है और कथन 2 असत्य है। आगे बढ़ेंगे। 10 तस्वीरें, ठीक है, किस विधा की रचना है? अब मुझे उम्मीद है कि आप जगदीश चंद्र माथुर की इस कृति के बारे में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। 10 तस्वीरें, ध्यान दीजिएगा, रेखा चित्र संस्मरण। ठीक है, ये वो विधा है। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली कृति। मंटो मेरा दुश्मन, ये प्रश्न संख्या 20वां है। मंटो मेरा दुश्मन हम जानते हैं कि अश्क की कृति है। सिंहावलोकन यशपाल ने अपनी आत्मकथा लिखी थी।
ये और वे ये तो जैनेन्द्र की ही है, और जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये चारों ऑप्शन जहां आपको उचित मिले टिक कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। अब प्रयोजन मूलक से ये प्रश्न बनने लगा, राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। संविधान में हमारे, आप जानते हैं, भाग 17 को राजभाषा, जो भाग है संविधान का हमारा, वो राजभाषा अनुभाग है, और उसमें भी कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं है। तो हिंदी बेसिक बात है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मेंशन संविधान में नहीं है, तो राजभाषा है हमारी। एक ये बात हो गई, बात सही है। राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन प्रचलित उसे मानक खड़ी। अब ये देखिए प्रश्न ना, मतलब वाक्य थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ऐसा नहीं है टफ है, अस्पष्ट है, तो गलत तरीका है ये। राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन प्रचलित है उसे होना ये चाहिए, उसे या राजभाषा कहते हैं, या जो मानक, प्रश्न वाक्य ऐसा बनना चाहिए कि जो मानक खड़ी बोली है वही हमारी राजकाज की भाषा में प्रयोग होती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन प्रचलित उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। नहीं, मानक खड़ी बोली कहते नहीं, उसे राजभाषा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका इनका कन्फ्यूजिंग वाक्य है, लेकिन ये जो अर्थ देना चाहते हैं वाक्य का वो हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए ये ऑप्शन इनका कथन सही है। क्योंकि भैया आप जानते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मानक खड़ी बोली में कर रहा हूँ, जो ये प्रश्न आया है वो मानक खड़ी बोली में है। जो संवैधानिक काम हमारे हिंदी के होते हैं वो मानक खड़ी बोली में होते हैं। तो इनकी बात सही है, लेकिन इनके पूछने का तरीका थोड़ा खराब है, पूछने का तरीका कैजुअल बिल्कुल नहीं है, खराब है। आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो अब जब हम लोग जानते हैं कि एक घूट और सज्जन ये दोनों प्रसाद के ही नाटक हैं। एक घूट के विषय में तो एकांकी की भी बात की जाती है, तो केवल ए और बी ये दो ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते उन्हें क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली आप जानते हैं किसी भी अनुशासन में को पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है पारिभाषिक शब्दावलियों का निर्माण करना, और इतनी सारी बातें पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा के रूप में कही गई है। क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है इसमें? ज्ञान विज्ञान और विशिष्ट, निश्चित, ये सारी चीज़ें मिल करके किसी भी भाषा पारिभाषिक शब्दावली क्या है। अब जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं जड़त्व, एक शब्द हमने उठाया। अब जड़त्व के लिए ज़रूरी है कि एक निश्चित अर्थ दे, जो हम समझते हो, विशिष्ट भी हो, और उसके साथ कोई और शब्द ना मैच, जैसे रिप्लेस आप किसी और शब्द से ना कर सकते हो। तो एक पूरा एक बड़ा एक टर्मिनोलॉजी के लिए हमने एक निश्चित शब्द निश्चित कर रखा है। तो यही बात पारिभाषिक शब्दावली के लिए कही जा रही है। आगे बढ़ेंगे। कुछ साहित्यिक संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष है, ये मैच करने के लिए आपको दिया गया। इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग सबसे पहली संस्था यही स्थापित हुई थी इन सारी संस्थाओं में। तो ये 1927 इसका स्थापना वर्ष है। हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा 1942, बिहार राष्ट्रभाषा पटना ये आज़ादी के समय 1947, और साहित्य अकादमी ये नई दिल्ली, जो भी आप जानते हैं साहित्य अकादमी बड़ी संस्था है साहित्य क्षेत्र में। और एक प्रश्न मैं आपसे, साहित्य अकादमी शब्द, ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान में, यानी उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है लेकिन उसका अपना साहित्य अकादमी है? आप जानते हैं 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है हमारे संविधान में। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो संविधान के सबसे तो भाषा स्वीकृत नहीं की गई है लेकिन उसका अपना साहित्य अकादमी है? तो चलिए, साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954, इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन ये सही हो। आगे बढ़ते हैं। दो कथन दिए गए हैं और
सही कौन सा है ये बताना है। तो वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकड़, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से आपूरित करना है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण, पारिभाषिक शब्दावली और संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत, तो ये दोनों बातें, दोनों कथन सही हैं। आगे बढ़ेंगे। 25 प्रश्नों को लेकर के हम 3 भाग में अपना पूरा ये PYQ 2024 कवर करेंगे, 25 प्रश्नों को। तो ये आपका पहला खंड यहीं समाप्त होता है। और ज़रूरी बात ये है कि स्टडी कैपिटल ने, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो आपके लिए कोर्स तैयार किया है MA हिंदी, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। मैं ही जुड़ूंगा आपके साथ। हम लोग का नियमित रोज़ाना एक निश्चित समय पर कक्षाएं करेंगे और अपने विषय पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे उस पर PYQ भी हल करेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी कि आपकी तैयारी बहुत पुख्ता रहे। सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अगर आप कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाएं और हम लोग CVT 2025 की बेहतरीन तैयारी करेंगे अपने हिंदी विषय को लेकर के। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।